वेलकम स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम इनकम के आज टॉपिक में हम बात करेंगे AD इज इक्वल टू AS अप्रोच। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो इक्विलिब्रियम अप्रोच है, जिसमें दो मेथड है। फर्स्ट मेथड जो है वो है AD इज इक्वल टू AS अप्रोच, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। एंड सेकंड है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यानी कि एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। आज हम इसमें बात करेंगे AD इज इक्वल टू AS अप्रोच के बारे में। AD इज इक्वल टू AS अप्रोच जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव करने में सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। इसमें दो चीज़ों को देखा गया है GDP अचीव करने के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड कितनी है और सेकंड एग्रीगेट सप्लाई। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड की कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं इन द AD/AS अप्रोच। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड पूरी अकाउंटिंग ईयर के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर, डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर होता है इकोनॉमी में, जिसको दो कंपोनेंट में बांटा जाता है। फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है डिज़ायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेकंड कंपोनेंट है वो डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ दो कंपोनेंट में यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को बांटा गया। सो पूरे अकाउंटिंग ईयर में जितना भी एक्सपेंडिचर करा जाता है वो सारा एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड के नाम से जाना जाता है। इसमें C यानी कि कंजम्पशन और I यानी कि इन्वेस्टमेंट दोनों आता है। तो डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट और डिज़ायर्ड कंजम्पशन क्या होता है? डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस माना गया है, जो कि इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं है। ऐसे को हम यहाँ पे डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मानते हैं, जो कि इनकम के लेवल पर डिपेंड नहीं है और ये ऑटोनॉमस माना गया है। ऑटोनॉमस यानी कि विच आर नॉट डिपेंड ऑन इनकम ऑफ द इकोनॉमी। डिज़ायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसको माना गया है? जो कि इनकम के लेवल पर डिपेंड है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम और कंजम्पशन का। When income increases, consumption also increases. When income decrease, consumption also decrease. इसमें यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप माना गया है कंजम्पशन और इनकम में। तो एग्रीगेट डिमांड में दो बातें आती है। हमारी कंट्री की टोटल डिमांड में, सम ऑफ ऑल डिमांड में दो बातें आती है, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस माना गया है और कंजम्पशन जो है वो इनकम के बिहाफ पर माना गया है कि इनकम इंक्रीज़ होगी तो कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा और इनकम डिक्रीज़ होगी तो कंजम्पशन डिक्रीज़ होगा। अब इसमें किस तरीके से समझेंगे हम इसको? एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका समझेंगे कि इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा है। सबसे पहले हम आई फंक्शन की बात करेंगे। आई फंक्शन में क्या ये डिटर्मिनेशन रखता है? आई फंक्शन यानी कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। हम इसमें अगर देखें तो वाई एक्सिस पे जो बन रहा है हमारा, वाई एक्सिस पे जो है ये वाला पॉइंट OY, वो यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। और इसमें जो एक पैरेलल लाइन है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के बेसिस पे, वो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है। एक्स एक्सिस हमारा जो OX पॉइंट है वो है हमारा इनकम कह सकते हैं, आउटपुट भी कह सकते हैं या GDP भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करा गया है ऑटोनॉमस इनकम का, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना है, ये जो हम इसको देख रहे हैं। अब ये पैरेलल एक्स एक्सिस क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाई से रिलेट नहीं करता। वाई मतलब यहाँ पे इनकम हो गया, इनकम से रिलेट नहीं करता। तो इनकम से जो इन्वेस्टमेंट रिलेट नहीं करता वो कितना भी बढ़ सकता है, कितना भी डिक्रीज़ हो सकता है, उसका एक मेजर परफेक्ट पॉइंट नहीं है। इसलिए इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पे डिनोट करेंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस माना जाएगा जो कि
आई है और वाई से रिलेट नहीं करते, यानी कि इनकम से रिलेट नहीं करते। और इसका कर्व जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के बेसिस पे बनेगा, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हमने इसमें देखा कि इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक पार्ट है एग्रीगेट डिमांड का और कंजम्पशन एक पार्ट है एग्रीगेट डिमांड का, जिसमें इन्वेस्टमेंट का कर्व हमने देखा। सेकंड कर्व अगर देखें तो हम देखेंगे कंजम्पशन का। तो कंजम्पशन का कर्व किस तरीके से बनता है, 45 डिग्री लाइन पे जो है वो एक्सपेंडिचर है। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वाई क्या है और हमारा एक्स एक्सिस क्या है। अगर इसमें देखें वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस क्या है, ये वाई एक्सिस हमारा कंजम्पशन यानी कि एक्सपेंडिचर है, और एक्स एक्सिस हमारा क्या है, आउटपुट, या फिर हम इसको कह सकते हैं इनकम, या फिर हम इसको जीडीपी कह सकते हैं, जो ओ एक्स पॉइंट पे बना हुआ है। अब अगर हम इसकी बात करें तो वाई जो है ये 45 डिग्री पे लाइन है जो कि एक्सपेंडिचर है, लेकिन हम इसको इनकम भी कहते हैं क्योंकि इनकम से ही एक्सपेंडिचर होता है, इनकम के इक्वल ही एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंडिचर किसके बराबर है, यहाँ पे इनकम के बराबर है। तो 45 डिग्री जो लाइन बन रही है वो शो कर रहा है एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम। मिनिमम लेवल ऑफ सी इज़ ओके। अगर इसको ओ और के पॉइंट जो है ये हम देख रहे हो, ओ के पॉइंट, ओ और के पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको देखें हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ओ के पॉइंट क्या है, ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन का मतलब हो गया, इसको हम कह सकते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि इनकम जीरो है फिर भी कंजम्पशन हो रहा है, इसको हम इस पॉइंट को ओ से के वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन। सो व्हाट इज़ अ ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऐसा कंजम्पशन जिसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है, इनकम इंक्रीज हो या इनकम डिक्रीज हो, ओके को हम क्या कहेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन कहेंगे, क्योंकि इसका कंजम्पशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इनकम का। यहाँ पर कौन से कंजम्पशन है, एग्जांपल नेसेसरी गुड्स के कंजम्पशन, यहाँ पे फूड वगैरह है, ये हमारा एक ऑटोनोमस कंजम्पशन पे आता है जिनका नेसेसरी कंजम्पशन माना गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 45 डिग्री पर यहाँ पे वाई बन रहा है और के पॉइंट से एक सी वाली लाइन बन रही है जो कि यहाँ पे कंजम्पशन की लाइन है। ये कंजम्पशन की लाइन इनकम की लाइन पर डिपेंड है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम डिक्रीज़ होगा कंजम्पशन यहाँ पे डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर ये 40 डिग्री का जो लाइन है वो यहाँ पे चेंज होकर के कंजम्पशन के साथ यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो सी कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, वाई के इंक्रीज़ होने पर, और सी डिक्रीज़ भी वाई के डिक्रीज़ पर होगा। एक पॉइंट आता है जिसको हम पॉइंट क्यू कह रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे वाई और सी इंटरसेक्ट कर रहा है। जब वाई और सी इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वाई किसके बराबर होगा, कंजम्पशन के बराबर होगा, यानी कि एस जीरो रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें वाई की इक्वेशन क्या होती है, वाई होता है सी प्लस एस, यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर हमारी इनकम जो है वो कंजम्पशन और सेविंग के बराबर है, दोनों को ऐड करके, अगर वाई सी के बराबर है, मान लेते हैं वाई सी के बराबर है, तो एस क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो माना जाएगा। एस को हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ज़ीरो मानेंगे। तो ये एक चीज़ देखी गई है कि अगर वाई 200 है और कंजम्पशन भी 200 है, सपोज़ वाई यहाँ पे, इसको इस इक्वेशन के बेसिस पे हम देखते हैं कि वाई अगर यहाँ पे 200 है और कंजम्पशन भी 200 है, तो सेविंग यहाँ पे जीरो होगी, क्योंकि वाई एस सी के बराबर है। जितना इनकम हुआ उतना कंजम्पशन हुआ, तो सेविंग क्या बचेगी, यहाँ पे जीरो रहेगी। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर इनकम कंजम्पशन के बराबर हो या कंजम्पशन इनकम के बराबर हो, तो वहाँ सेविंग जीरो रहती है। इससे पहले जो पॉइंट था यहाँ पर इंटरसेक्शन से पहले, उस पॉइंट के अंदर सेविंग माइनस में थी। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा था उस समय। ये वाला ही सपोज़ यहाँ पे कंजम्पशन 200 है और यहाँ पर इनकम 200 से कम है, तो जो भी है सेविंग वो माइनस में है ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से। अगर हम इसके दो कंडीशन देखें तो सी मोर देन वाई, सी एस इज़ नेगेटिव, ये हमने देख लिया है इस पॉइंट में
कि अगर सी मोर देन वाई है तो एस क्या है, नेगेटिव है इस पॉइंट में। सी लेस देन वाई है तो सेविंग पॉजिटिव है। इंटरसेक्शन के बाद इनकम इंक्रीज होगी, कंजम्पशन कम हो गया तो वहाँ पे एस क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट होगा। ओ के हमने देख लिया, ओ से के वाला पॉइंट ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। तो ये जो कर्व है ये है कंजम्पशन का कर्व, ये बताया गया है एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। अगर हम देखें आगे तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को कंबाइन करेंगे तो एडी हमारा टोटल बन जाएगा। एडी क्या बनेगा, एग्रीगेट डिमांड, जो किसके बेसिस बनता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बेसिस बनता है इन टू सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के कॉम्बिनेशन से एडी यहाँ पे क्रिएट होता है। हमने पहले पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट कौन सा, आई फंक्शन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ऑटोनॉमस होने के कारण। 45 डिग्री पे वाई जो बन रहा है वो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है। सी वाला हमने कर्व देख लिया। अब यहाँ पे सी में हम आई ऐड करेंगे। सपोज आई हमारा 20 है, फॉर एग्जांपल आई हमारा 20 है और सी हमारा जो है वो है, सपोज सी है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 30, सी कितना है 30, तो हमारा एडी कैसे बनेगा, एडी हमारा बनेगा सी प्लस आई, एडी हमारा क्या बनेगा, सी प्लस आई। तो अगर हम इसमें 20 प्लस 30 करेंगे, इन्वेस्टमेंट 20 और 30 कंजम्पशन, तो हमारा एडी पूरा 50 बनेगा। तो एक कर्व यहाँ पे जो बना है ऊपर वो बना है एडी का कर्व, ये वाला। तो यहाँ पे 50 एडी का कर्व आ रहा है, तो इससे हमारा पूरा एडी बनता है। किससे बनता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन टोटल आ गया यहाँ पे, ऑटोनॉमस भी आ गया और ऐसा कंजम्पशन भी आ गया जो मार्जिनल है, मतलब इनकम पे डिपेंड है। तो दोनों कंजम्पशन ऐड करके हमारा टोटल कंजम्पशन आता है। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अगर हम ऐड करेंगे तो इससे हमारा एडी का कर्व बनेगा। एडी और वाई जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ आपकी इनकम और एडी बराबर है, और जब यहाँ पर इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर है, 80 पर, 80 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पे हम एएस की बात करते हैं क्योंकि हमें फाइनल इक्विलिब्रियम देखना है कि एडी एएस का है। तो एएस को समझ लेते हैं। एएस क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई डिज़ायर्ड आउटपुट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जितना भी टोटल आउटपुट क्रिएट करा डिज़ायर्ड पूरे अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। यानी कि परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक क्यों है, क्योंकि जितनी भी एग्रीगेट डिमांड है ये पूरी करता है, इसलिए इसको परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। चेंज हो सकता है ये डिमांड के बेसिस पर। इट मीन्स ए एस कन्वर्जेस विथ ए डी एट ऑल लेवल ऑफ ए डी, यानी कि ए डी के चेंजेस होने पर ए डी को कन्वर्ज करेगा, कवर करेगा यहाँ पे ए एस इक्वल टू ए डी। तो इसका इक्विलिब्रियम किस तरीके से बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा जैसे हमने ए डी का कर्व देखा। ए डी का कर्व ये हम देख चुके हैं। कौन सा कर्व देखा था ए डी वाला हमने, जिसमें हमारा सी प्लस आई दोनों आ रहे थे। तो ए डी वाला कर्व कहाँ है हमारा, ये रहा, ये वाला पॉइंट ए डी वाला है। तो ए डी क्या है, सी प्लस आई है। अब ए डी बराबर ए एस हमें देखना है इक्विलिब्रियम अप्रोच में। सबसे पहले हम देखते हैं ओ के क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, मिनिमम सी एंड मिनिमम आई दोनों ऐड करके ओके बन गया। यहाँ पे ओके जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। 45 डिग्री लाइन एक्सपेंडिचर और इनकम यानी कि इसके बराबर देखी गई है। तो एक्सपेंडिचर कैसे होता है, इनकम के बेसिस पे। इनकम कैसे आती है, सप्लाई के बेसिस पे। जितनी सप्लाई होगी उतनी इनकम आएगी। तो इनकम को किसके बराबर माना गया है, ए एस के बराबर माना है। वाई इज इक्वल टू ए एस, ये हमें ध्यान रखना है इस बात क्वेश्चन में कि ए एस किसके बराबर है, वाई के बराबर है। यानी कि सप्लाई किसके बराबर है, इनकम के बराबर है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ए एस किसके बराबर है, इनकम के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम का फाइंड करेंगे। 45 डिग्री पे इनकम का जो बन रहा है कर्व इस तरीके से बन रहा है 45 डिग्री पर, और ए डी और ए एस कहाँ बराबर आ रहे हैं, क्यू पॉइंट पर बराबर आ रहा है, जहाँ पे ए एस ए डी का इक्विलिब्रियम बनता है। इस इक्विलिब्रियम का स्टक होना कहाँ पे बनता है, क्यू पॉइंट पर। तो ए डी इंटरसेक्ट किसको कर रहा है, ए एस को, जहाँ पे क्यू पॉइंट पे
वो बन रहा है। तो ये कैसे क्रिएट होता है? ये एक पॉइंट के बेसिस पे क्रिएट होगा। किस तरीके से क्रिएट होगा? एक पॉइंट के बेसिस पे। तो वो पॉइंट हम देखते हैं कि वो पॉइंट क्या है जिसके बेसिस पे ADAS के बराबर आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, एक टेबल को समझेंगे। उस टेबल के बेसिस पे हम यहाँ पे ADAS को बराबर देखेंगे। तो वो टेबल कौन सी है? वो टेबल यहाँ पे आती है, सबसे पहले हम एक पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट के अंदर ADAS बराबर होगा, और सबसे पहले हम लेंगे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है। एम्प्लॉयमेंट ई से यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट। सेकंड आता है यहाँ पे ई से एम्प्लॉयमेंट हो गया। ए से AS से यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई, और AD से यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड। अब सपोज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, और फिर 40 है। एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे 0 है, उस समय सप्लाई 0, 45 डिग्री से स्टार्ट। तो एग्रीगेट डिमांड कितनी है? एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे है 10। एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? 10। एग्रीगेट डिमांड कितनी है? 20। एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? 20। एग्रीगेट डिमांड कितनी है? 25। एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? 30। एग्रीगेट डिमांड कितनी है? 30। एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? 40। एग्रीगेट डिमांड कितनी है? 35। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? अब अगर इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे स्टेबल के बेसिस पे, तो इक्विलिब्रियम आ रहा है 30 के ऊपर। 30 के ऊपर इक्विलिब्रियम आ रहा है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, और एम्प्लॉयमेंट भी 30 है। फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है ये। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? इक्विलिब्रियम आ रहा है ADAS के इक्वल होने पर। अगर इसको हम देखें कौन सी कंडीशन आ गई? AD बराबर AS, ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे ADAS अप्रोच के बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम 30 पॉइंट पर देख रहे हैं। इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्टक हो रहा है? 30 पर स्टक हो रहा है। सो ये एक इलस्ट्रेशन है जिसके बेसिस पर हमने समझा कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के किस तरीके से बराबर आकर इक्विलिब्रियम क्रिएट करती है। तो आज हमने बात करी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम इनकम ADAS के अप्रोच से, जिसमें हमने समझा कि ADAS बराबर कहाँ पे आएंगे, किस पॉइंट पर बराबर आएंगे, और किस तरीके से इक्वल होंगे। आगे आने वाली क्लास में हम बात करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जो इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन कराता है एट मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल। थैंक यू।